हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका 31 मई के रिटेल डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो बात करेगा ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में और कैसे इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाना चाहता था और चाहता है अभी भी। लेकिन उस एक्सपोर्ट हब बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम चाइना को रिप्लेस करें। और चाइना से जब दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई कोविड के टाइम में, जब चाइना बंद हुआ, सारे इन्वेस्टर्स और सारी कंपनियां चाह रही थी कि चाइना के अलावा एक और दुनिया में ऐसी जगह हो जहां पर वो चीजें प्रोड्यूस कर पाए और चाइना की मोनोपोली खत्म हो जाए सप्लाई चेन्स के ऊपर। तो क्यों भारत का एक्सपोर्ट मार्केट उतने इन्वेस्टमेंट को नहीं खींच सका और क्या क्या दिक्कतें हैं। अभी जो टैरिफ वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में चल रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत के एक्सपोर्ट मार्केट पे और क्यों वो लैग कर रहा है, वो सब समझेंगे इस आर्टिकल में, जो पेपर 2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझिए एक चीज कि अभी हो क्या रहा है। दुनिया में अभी एक टैरिफ वॉर चल रही है। टैरिफ वॉर का मतलब अमेरिका चाइना से आने वाले गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। तो चाइना से जो सामान मान लो 100 रुपए में बनता है और 100 रुपए में बिकता है, वो सामान जब चाइना से अमेरिका आ रहा था तो वो 100 रुपए में ही बिक रहा था, या 110 रुपए या 120 रुपए में बिक रहा था, क्योंकि वो 10 रुपए या 10% या 20% उसके ऊपर टैरिफ यानी शुल्क लगाते थे। लेकिन अब वो 100% तक लगा रहे हैं, यानी 100 रुपए का सामान प्लस 100 रुपए का टैरिफ, तो वो सामान हो गया 200 रुपए का। तो इससे क्या होगा, चाइना से जो सामान आएगा वो महंगा हो जाएगा। तो लोग चाइना में से सामान नहीं खरीदेंगे। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चाहेंगे कि चाइना से सामान बेचेंगे अगर हम अमेरिका ले जाकर, तो वो बहुत महंगा बिकेगा। तो क्यों ना हम किसी ऐसे देश में मैन्युफैक्चरिंग करें जहां पर इतना हाई टैरिफ ना हो। तो भारत जैसे देश के लिए एक मौका है। लेकिन समस्या ये भी है कि भारत से भी चीजों पर टैरिफ कहीं ना कहीं अमेरिका लगा रहा है। तो ये जो एक डुअल एज स्वॉर्ड है, इससे भारत कैसे निकल सकता है और क्या समस्याएं हैं, वो इस आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस की गई है। तो चलिए उसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टैरिफ पॉलिसीज अमेरिका की बदल रही है ना डोनाल्ड ट्रंप, और हम एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस देख रहे हैं, यानी जहां वो अपनी इकोनॉमी, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से आ रहे गुड्स के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि कंपनियां उनके देश में सामान बनाएं, अगर बाहर से सामान लेके आएंगे तो वो ज्यादा टैरिफ लेंगे उनसे। तो इस चीज को लेकर काफी विवाद है। पर इसकी वजह से क्या भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रंप प्राइमरीली चाइना को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, जब कोरोना का टाइम था, अगेन चाइना का अभी दुनिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है, चाहे आप एरोप्लेन की बात करो, चाहे आप एक मोबाइल फोन की बात करो, चाहे टीवी की बात करो, वो चीजें जहां से बनती हैं, उनका जो बेसिक किसी भी चीज को देखो, मान लो एक मोबाइल फोन है, तो उस मोबाइल फोन को बनाने में जितने भी लेवल्स पर चीजें इनपुट होती हैं, मान लो स्क्रीन ऐड हो रही है, कैबिनेट ऐड हो रहा है, उसमें चिपसेट लग रहा है, सेमीकंडक्टर्स लग रहे हैं, फिर फाइनली वो असेंबल होके जो प्रोड्यूसर है वहां से निकल कर वो कंज्यूमर के हाथ तक आता है। तो पूरी जो ये चेन है, इसे हम कहते हैं सप्लाई चेन, जहां हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो आज के टाइम में जितनी भी आप ग्लोबली चीजें देख लो, उन सब में चाइना की मोनोपोली है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो जब कोविड में चाइना बंद हुआ तो एक्सपोर्ट्स रुक गए। तो गाड़ियों से लेके सोलर पैनल्स, हर चीज की उपलब्धता कम हो गई। तो दुनिया को लगा था कि हमें चाइना का एक अल्टरनेटिव चाहिए, जहां भारत अपने आप को एक अल्टरनेटिव की तरह देख रहा था। लेकिन वो कंपनीज, जब कई उनमें से कंपनीज चाइना के अलावा एक और जगह अपना ऑफिस खोलती है या एक और जगह अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलती है, तो वहां भारत की जगह थाईलैंड, वियतनाम और इवन कंबोडिया अच्छे विकल्प बनते हैं और भारत में निवेश कम होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह रही हमारी पॉलिसीज, हमारा जो स्किल्ड लेबर है उसकी संख्या कम है और कई दिक्कतें हैं। वो सब इसके ही कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आए तो देखें क्यों इंडिया पीछे हट रहा है। सबसे पहली बात, इंडिया भी ऐसी जगह पर है जहां इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम चाइना से जो एक्सपोर्टर्स हैं वो डाइवर्ट करेंगे अपना सामान। देखो पहली चैलेंज क्या है भारत के, पहले ये समझो। चैलेंज ये है कि मान लो अमेरिका ने बहुत सारा गुड्स चाइना से अमेरिका आता था, अमेरिका ने उन सब के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया कि तो अब चाइना का सामान वहां बहुत महंगा हो जाएगा, 100 रुपए का सामान 200 रुपए का हो जाएगा। तो अमेरिका के लोग तो उसको नहीं खरीदेंगे और चाइना के जो एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने सामान बना रखा है ऑलरेडी, उनको लगेगा अमेरिका में तो नहीं बेच सकते, इसको कहीं और जाके बेचते हैं और थोड़ी सस्ते दर पे बेचते हैं। तो इसमें हो सकता है वो कहीं और ले जाके उसको 80 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दें जिन देशों में टैरिफ नहीं लगा रखा, या फिर घुमा फिरा के, जैसे इंडिया का आसियान के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना क्या करेगा, अपना गुड्स एक्सपोर्ट करेगा आसियान को 100 रुपए में, और फिर वहां से आसियान के थ्रू इंडिया घुसाने की कोशिश करेगा कि भाई ये सामान मेड इन आसियान है, यानी मेड इन थाईलैंड है, या फिर आप कह सकते हो इंडोनेशिया है, ताकि वहां से इंडिया ला सके। तो इससे क्या होगा, इंडिया में
वो सामान की डंपिंग कर सकता है, बहुत सस्ती दरों पर सामान बेचेगा। उससे इंडिया की इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भारत में खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे और उनकी प्राइसिंग तबाह हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। तो उस सिनेरियो में भारत को तैयार रहना पड़ेगा कि भारत कैसे इससे लड़ता है। और पहली बात, जो वहाँ पे प्रोड्यूसर है, हो सकता है चाइना के बदले कहीं और भी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहें, मैन्युफैक्चर करना चाहें। पहले भी भारत ने कोशिश की, लेकिन पहले भी भारत में मैन्युफैक्चरर्स नहीं आए। तो उसके पीछे क्या वजह है और कैसे इंडिया उस चीज़ को हासिल कर सकता है? सबसे पहले, अगर इंडिया को दुनिया में एक्सपोर्ट्स के मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपने इनएफिशिएंसीज को दूर करे। कैसी इनएफिशिएंसीज? दो तरह की प्राइमरी इनएफिशिएंसीज भारत में है। एक पॉलिसी लेवल पर, जहां हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टर्स या मैन्युफैक्चरर्स भारत में नहीं आना चाहते, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। और कंपैरेटिवली अगर हम बाकी देशों को देखें तो वहाँ ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड बेहतर पॉलिसी मेकिंग हो रही है। हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं, पर बाकी देशों में, एशिया में और ज़्यादा बेहतर स्टेप्स लिए गए हैं। हमारी और जो ग्राउंड रियलिटी है, यानी जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है, वो खुद बहुत कम है। किस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस? यानी हमारे लेबर ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, लैक ऑफ स्किल है। हमारा जो लेबर रिफॉर्म्स है वो नहीं हो पा रहा, लैंड रिफॉर्म्स वो हमने किया हुआ नहीं है, ठीक है। हमारे इवन इंस्टीट्यूशंस जो स्टूडेंट्स को पढ़ा के बेचते हैं वो इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड नहीं होते। बदले में मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड ने बहुत तगड़ी कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई है और इसीलिए वो कई मामलों में इन्वेस्टर्स को इंडिया से खींच के अपनी तरफ लाने में कामयाब रहे। तो अगर हम देखें तो अभी इंडिया को क्या ज़रूरत है? इंडिया को ज़रूरत है सबसे पहले जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वहाँ पर सुधार करने की। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया लीस्ट कॉम्पिटिटिव देखा गया है अपने एशियन जो प्रतिद्वंदी हैं उनके मुकाबले। तो हमें ज़रूरत है कि हमें ग्लोबल शिफ्ट जो होगा एक्सपोर्ट्स का, उसमें अगर हाथ बढ़ाना है तो हमें अपनी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। इस इंडेक्स के लिहाज से भारत के कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग क्यों होती थी? क्योंकि वहाँ लेबर बहुत उपलब्ध थे। तो भारत में बहुत ज़्यादा लेबर अवेलेबिलिटी है। जो लार्जेस्ट इंक्रीज वर्कफोर्स में कहीं हो रहा है तो 5 देशों में भारत में हो रहा है। लेकिन भारत की लेबर में अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी को बहुत कम है, वो स्किल्ड नहीं है, ठीक है। और भारत ने इस एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं किया हुआ है। तो हमारे जो इंडियन फर्म्स हैं उन्होंने, क्योंकि रिसर्च पे ज़्यादा काम किया नहीं हुआ, तो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें बना नहीं पाते, आउटपुट नहीं दे पाते। तो अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब तक निवेश नहीं करेंगे तब तक हम अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे, ना सिर्फ फैक्ट्रीज में बल्कि वर्कर्स की भी, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड इंडिया से आगे निकल गए हैं। उसके अलावा भारत में फाइनेंशियल कैपेसिटी है, लेकिन हर व्यक्ति को फाइनेंस नहीं मिलता, हर व्यक्ति को पैसा क्रेडिट पे आसानी के साथ मिलता नहीं है। अक्सर क्रेडिट लेने में रिजेक्शन झेलना पड़ता है। लैंड अवेलेबिलिटी का एक मेजर इशू है। हमने अभी तक लैंड यूजेज को लेकर जो नियम है वो नहीं बदले हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आसानी के साथ लैंड मिलता नहीं है तो आप उस पर कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते। डिमांड अगेन भारत में बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक डिमांड, लेकिन क्योंकि भारत में डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा है कि भारत की कंपनियां बाहर एक्सपोर्ट करने के बजाय फोकस करती हैं कि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट पर ही फोकस करें, क्यों ना यही सामान बेचें, और यहाँ तो हमारा ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। बाहर जाएंगे तो थाईलैंड, वियतनाम, चाइना सबसे कम्पीट करना पड़ेगा। तो भारत का ये जो बड़ा मार्केट है, इसकी वजह से जहाँ एक डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कह सकते हो आप कंपनीज अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि बड़ा मार्केट है तो बाहर की तरफ ध्यान नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स कारें बेचती है, इनकी कारें ज़्यादा बाहर नहीं बिकती, इनका पूरा फोकस कहाँ रहता है? इंडिया में बेचने का। तो क्योंकि वहाँ पर उनके पास कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है कंपैरेटिवली बाहर के मुकाबले, और क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ आती है तो टैरिफ उन पर ज़्यादा लगता है, तो जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही हैं उन्हीं से इनका कॉम्पिटिशन मुख्य रूप से है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह से चीज़ें और बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा है, उससे कंपनियां खुद भारत में ही सामान बेच के सस्टेन कर सकती हैं, तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहता कि वो एक्सपोर्ट करें। और इसी वजह से भारत की जो फर्म्स हैं उनमें फॉरेन डिमांड सबसे कम है। वियतनाम, मलेशिया की कंपनीज जहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, भारत की डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड है। भारत के जो फर्म्स होते हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या एक और झेलनी पड़ती है कि रेगुलेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर कई लेवल पर आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और इसीलिए एक फर्म को बहुत से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसके अलावा भारत में हर एक सेक्टर में कुछ 1-2 कंपनियां हैं जिनका दबदबा ज़्यादा है, ड्यू टू पॉलिटिकल जो उनकी रीच है, और वो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल रखते हैं मार्केट के ऊपर, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं इस वजह से, जिसकी वजह से बाकी नई फर्म्स जो इनोवेट करके आएंगी उनको एक बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। आप कोई नई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो उस सेक्टर में पहले से 1-2 ऐसी कंपनीज हैं जो मोनोपोलिस्टिक हैं, या फिर जो
जिनका दबाव ज़्यादा है मार्केट में, तो वो आपको उस लेवल पे खड़े होने से पहले ही डिसरप्ट कर सकती हैं। तो भारत में ये भी एक प्रॉब्लम है। देन रॉ मटेरियल की वजह से भारत में इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं, तो भारत के सामान की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, भारत का सामान महंगा हो जाता है। तो वही ना, एक सामान जो भारत में बन रहा है, मान लो अगर आप एक टी शर्ट बना रहे हो भारत में, तो टी शर्ट में आपके पास वर्कर्स हैं पर आपकी मशीनें पुरानी हैं, आपके वर्कर्स को नई तरीके के साथ उसको यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि आपकी कंपनी ने रिसर्च डेवलपमेंट पर खर्च नहीं किया, आपके वर्कर्स स्किल नहीं है, ज़मीन अधिग्रहण करना बहुत मुश्किल काम है, तो टी शर्ट्स बहुत महंगी हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड नहीं होगी। तो इसीलिए ये दिक्कत रहेगी। और टी शर्ट में क्योंकि आपकी पुरानी क्वालिटी है, स्किल नहीं है, तो क्वालिटी ओवरऑल टी शर्ट की वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो क्वालिटी जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो फिर आपका सामान बिकेगा ही क्यों। यही दिक्कत भारत के साथ रही है। भारत रेगुलेटरी क्वालिटी पिलर पर भी कमी नहीं, भारत में रेगुलेशन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा खराब है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो फर्म सोचती है भारत में आओ, इतने टैक्स दो, इतनी नियम इनकी शर्तें पूरी करो, इससे अच्छा बाहर कहीं दुकान खोल लो। तो क्योंकि भारत में फिर इस सिनेरियो में अच्छी अच्छी कंपनियां आएंगी नहीं, जो कंपनियां थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड भी हैं वही काम करती रहेंगी, उनका प्रोडक्ट जो होगा उसकी क्वालिटी कम होगी, तो उससे भी आपका सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो इसलिए इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को ओवरऑल बदलना बहुत ज़रूरी है, जहां पर ट्रेड ब्लॉक्स जैसे आरसेप हो गया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें भारत नेगोशिएट कर रहा था। इसमें लगभग अभी 15 देश हैं, 10 आसियान के और 5 बाकी। भारत भी इसका पार्ट बनने वाला था, अंतिम समय में भारत इससे बाहर निकल गया, क्योंकि भारत को लगा कि हमें फायदा नहीं होगा इस फ्री ट्रेड ग्रुप में घुस के, क्योंकि हमारे पास तो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, बाकी देश हमें सामान बेचेंगे, हम बेच ही नहीं पाएंगे। इसी तरह इंडिया यहाँ से बाहर निकला तो बाकी जो 15 देश हैं उनको एक बड़ा मार्केट मिला, वो सब साथ में ट्रेड कर रहे हैं। इसके मुकाबले में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है वहाँ पर भी भारत नहीं है। तो बड़े जो ट्रेड ग्रुप्स हैं वहाँ पर इंडिया है ही नहीं, वियतनाम मेंबर है इन सब का। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से इन ग्रुप्स में अगर आप आरसेप का पार्ट हो या टीपीपी का पार्ट हो, तो जैसे आरसेप में चाइना भी है, वियतनाम भी है, आसियान की 10 कंट्रीज हैं, जापान भी है, न्यूजीलैंड भी है। तो मान लो आप कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल, तो आपको टैरिफ नहीं लगता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो रॉ मटेरियल सस्ते में आपके देश में आ जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी सस्ता हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ इस देशों में देखा जा रहा है जो भारत के कॉम्पिटिटर्स हैं, और वो ऐसे बड़े बड़े ट्रेड ब्लॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेड का फायदा उठाते हैं और अपने सामान को कम कीमत पे बनाकर अच्छा खासा एक्सपोर्ट करके बहुत कमाई करते हैं, जिसमें भारत बहुत पिछड़ जाता है। तो इसी वजह से जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की जो बातें हैं, इससे हमें पता लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, डोमेस्टिक डिमांड से ऊपर उठे, केवल डोमेस्टिक डिमांड पर निर्भर ना रहें, हमें फोकस करना है कि एक्सपोर्ट्स पर भी हम फोकस करें। जैसे भारत का कॉटन बेस्ड गारमेंट्स जो है, ठीक है, उसकी डिमांड दुनिया में कम हो रही है, दुनिया में चीज़ें सिंथेटिक की ज़्यादा तरफ बढ़ रही हैं, पर भारत में कॉटन की डिमांड है तो भारत की कंपनियां कॉटन पर ही फोकस कर रही हैं। इवेंचुअली भारत में भी जो सिंथेटिक है कपड़े, उसकी तरफ जाएगा व्यू, पर जब तक जाएगा तब तक भारतीय कंपनियां उस लेवल पे तैयार नहीं होंगी, क्योंकि वो डोमेस्टिकली ही फोकस कर रही हैं, ग्लोबली जो शिफ्ट हो रहा है उस पर फोकस कर ही नहीं रही। तो जब तक हम इनवर्ड देखेंगे तब तक हम इनोवेट नहीं करेंगे, हमारा इकोनॉमिक्स का स्केल नहीं होगा और हमारे देश की क्वालिटी में अपग्रेडेशन नहीं होगा। और जब तक अपने लॉज भी नहीं बदलेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को नहीं बदलेंगे, तब तक हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंसते रह सकते हैं। हम लगातार एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां हम कभी भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे और मेजर जो प्लेयर्स हैं उनको हरा नहीं पाएंगे। तो इंडिया की जो पोजीशन है अभी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बॉटम में, वो दिखाता है कि कैसे स्ट्रक्चरल इशू है और केवल शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। इसलिए भारत को रिएक्टिव ट्रेड पॉलिसी से ऊपर उठना पड़ेगा। ज़रूरत है कि आप रेड टेपिज्म कम करें, करप्शन कम करें, रेगुलेशन ठीक करें। आप अपनी कंपनीज में बोलेंगे आप R&D में खर्च करो, लेबर्स को स्किल बनाओ, लैंड रिफॉर्म्स लेके आओ, आप लेबर रिफॉर्म लेके आओ, ताकि आसानी के साथ और कंपनियां भारत में ऑपरेट कर सके, वरना आप इन सब में पीछे छूट जाएंगे और बाकी जो एशियन आपके पेयर्स हैं, चाइना USA की ट्रेड वॉर का फायदा उनको मिलेगा जैसे उनको कोविड का भी फायदा मिला, खासतौर के वियतनाम को, जो भारत से एक्सपोर्ट्स के मार्केट में बहुत आगे निकलता दिख रहा है। तो ये हो गया पहला आर्टिकल। अब अगर आपसे मैं पूछूं क्या ज़रूरत है, कैसे भारत आगे बढ़ सकता है एक्सपोर्ट्स में, क्या दिक्कतें हैं, तो आपके पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप इजीली लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है गवर्नेंस के बारे में। कैसे भारत में जो गवर्नेंस है, जो म्यूनिसिपल गवर्नेंस है, वो सबसे महत्वपूर्ण है वाटर लॉगिंग से लड़ने के लिए। वाटर लॉगिंग मतलब भारत में मानसून आने वाला है, अब भारत की शहरों में पानी जमा हो जाएगा, आपको कारें डूबी हुई दिखेंगी। दिल्ली में फोटो हर साल आती है जहां एक गाड़ी एक मिंटो ब्रिज के नीचे डूब जाती है, वो सालों से आ रहा है। एक कैपिटल सिटी इतने बड़े देश की, क्यों हम इस पे काम नहीं कर पाते, क्यों भारत के अलग अलग राज्यों में दिक्कतें रहती हैं।
तो ये आर्टिकल उससे डील करता है, पेपर 3 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले भारत में हमें लगता है कि कोई भी दिक्कत है उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है म्यूनिसिपैलिटीज़ के ऊपर, क्योंकि याद रखिए मुंबई हो या दिल्ली, म्यूनिसिपैलिटीज़ आर वेरी रिच, जो आप कह सकते हो बोर्ड्स हैं, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि वो लोकलाइज लेवल से अपनी दिक्कतों को समझते हुए उस प्रॉब्लम का समाधान कर सके। फॉर एग्जांपल मुंबई में वाटर लॉगिंग होगी तो वहाँ समंदर है, आपके पास एक अलग समस्या है जिससे आप वाटर लॉगिंग को रिजॉल्व कर सकते हो। दिल्ली में अलग कहानी है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। तो इसीलिए म्यूनिसिपैलिटीज आर दोज बॉडीज विच आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस इशू। और म्यूनिसिपैलिटीज बनाई ही इसलिए गई थी, 74th अमेंडमेंट ही इसलिए हुआ था कि भाई आप म्यूनिसिपैलिटीज को स्ट्रेंथन करोगे ताकि लोकलाइज्ड जो इश्यूज हैं वो लोकली रिजॉल्व किए जा सके और सही तरीके से रिजॉल्व कर किए जा सके। दुनिया में किसी भी आप बड़े शहर को देखो, लंदन को देखो, आप न्यूयॉर्क को देखो, तो उनके मेयर्स जो होते हैं वो बहुत पावरफुल पोजीशन रखते हैं और वो पॉलिसी मेकिंग में चीज़ों को रिजॉल्व करने में बड़ा रोल निभाते हैं। नॉट इन इंडिया। तो जैसे मानसून आएगा तो अभी नॉन सीजनल रेनफॉल होने वाली है, तो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो शहर हमारे हर बार की तरह फिर डूब जाएंगे। तो इसमें दिक्कतें क्या होती है, कैसे अर्बन गवर्नेंस फ्रेमवर्क को सुधारने की जरूरत है। हमारे संविधान में 12th शेड्यूल के अंदर अर्बन प्लानिंग की बात की गई है कि टाउन प्लानिंग कैसे होगा, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, और ये जिम्मेदारी दी गई है अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर। अर्बन लोकल बॉडीज को ये भी प्रावधान दिए गए हैं कि उनके पास खुद के पैसा इकट्ठा करने के या जमा करने के माध्यम होने चाहिए, टैक्सेस या जो भी वो लगा सके। लेकिन रियलिटी ये है कि भारत में अर्बन लोकल बॉडीज के बाद खुद का पैसा नहीं होता, वो डिपेंड करती हैं सेंट्रल या स्टेट ग्रांट्स के ऊपर, और इन ग्रांट्स पे निर्भरता होने की वजह से उनके पास खुद से ऑपरेट करने का कोई ऐसा पॉलिसी लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उनको जो स्टेट सेंटर पैसे दे रहे हैं उस पर निर्भर है, तो खुद से कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले नहीं सकते। भारत में बारिश हर साल होती है, फ्लड और ड्रेनेज हर साल दिक्कत खड़ी करता है, लेकिन हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना पुराना है और उसमें इतने सारे गैप्स हैं जिसके ऊपर किसी ने फोकस भी नहीं किया। इसी वजह से हर साल बाढ़ की स्थिति शहरों में बन जाती है। तो उसके पीछे प्रमुख वजह है कि ये जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व कौन करेगा। ये काम है अर्बन लोकल बॉडीज का। उनसे अब सवाल करिए तो उनके पास पहली बात तो फंड्स नहीं है, वो कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरा क्योंकि उनके पास खुद के पैसे कमाने के जरिए भी नहीं है तो उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है, वो स्टेट और सेंटर के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उनके ही हिसाब से वो काम करते हैं। तो 2024 में यूएलबीज को 18 राज्यों में देखा गया तो देखा गया 42% डिस्पैरिटी है, जितने रिसोर्सेज हैं और जिनके एक्सपेंडिचर है उस हिसाब से केवल 29% एक्सपेंडिचर है वो प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट वर्क के ऊपर होता है। और इसी वजह से अक्सर जो स्टेट्स हैं वो इनडायरेक्टली यूएलबीज को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रावधान था 74th अमेंडमेंट के अंदर कि जो अर्बन लोकल बॉडीज होंगी, म्यूनिसिपैलिटीज होंगी, उनको ना सिर्फ पावर डिवॉल्व की गई थी, ना सिर्फ इनको शक्तियां दी गई हैं कि भाई आप अर्बन गवर्नेंस को देखिए, लोकल गवर्नेंस को देखिए, इसके अलावा ये भी तैयार किया गया था कि उनके पास फंडिंग मैकेनिज्म खुद का होना चाहिए जिससे वो खुद को फंड कर पाए, या फिर जो कुछ टैक्सेशन है जो सेंट्रल या स्टेट लेती है वो उनकी जिम्मेदारी हो जानी चाहिए, स्टेट से वो शिफ्ट होकर म्यूनिसिपैलिटीज में आ जाना चाहिए। तो स्टेट्स ने अक्सर वो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन किया ही नहीं है, उन्होंने मौका ही नहीं दिया राज्य सरकारों ने म्यूनिसिपैलिटीज को कि खुद से टैक्स इकट्ठा करें, खुद से पैसा जमा करें। और इसी वजह से खुद का जो फंड होता है यूएलबीज का वो केवल 32% है, यानी आप एक मेजॉरिटी ऑफ अराउंड 68% के आसपास आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ग्रांट से मिलती है, जो या तो आप लोन में लेते हो या ग्रांट में लेते हो, जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है। तो इसीलिए जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास ऑटोनॉमी नहीं है, तो मैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करूं, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं सेट होगी। तो यही प्रॉब्लम भारत में रह रही है। अब देखिए अर्बन लोकल बॉडीज में मानसून आने के बाद हर साल बाढ़ आती है। यहाँ पर कुछ राज्यों के पास परमानेंट प्रॉब्लम है, जैसे बिहार, उड़ीसा की बात कर लो, जहां साइक्लोन और फ्लड्स आते ही आते हैं। तो इन राज्यों ने अपने हिसाब से अपनी स्कीम्स को बना रखा है जिससे वो अपने अर्बन चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर ने अर्बन फ्लडिंग को लेकर एक एसओपी जारी किया था कि भाई ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें तैयार रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। लेकिन उस एसओपी का फॉलो करना मैंडेटरी नहीं था। इसमें बोला था कि फ्लड, अगर अर्बन फ्लड आएगा तो उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, पर वो अगेन आई रिपीट मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है तो कई राज्यों ने, कई म्यूनिसिपैलिटीज ने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। जब ये बातें की गई थी कि भाई कैसे अर्बन फ्लडिंग को ध्यान में रख के चीजें की जाएंगी, तो बोला गया था कि हमेशा बारिश मानसून में ज्यादा होती है,
तो एक प्री मॉनसून आप मिटिगेशन प्लानिंग करोगे कि भाई इस, जैसे आपका शहर है, दिल्ली हो, कानपुर हो, मुंबई हो, कोई भी शहर है, तो उसकी आप पहले ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, क्या दिक्कतें हैं, क्या आसपास कितनी बारिश होती है। फिर मानसून के समय में आप वार्निंग सिस्टम लगा के रखोगे, सिटीजन्स को एंगेज करोगे और रिलीफ मेजर्स इंप्लीमेंट करके रखोगे, कहाँ पर सहायता हो, जो जो दिक्कतें आ सकती है। और मानसून के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रिस्टोर किया जाए, जो पॉपुलेशन इससे पीड़ित है, बाढ़ आई या दिक्कतें आई तो उससे कैसे उनको फिर रीस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, ये हमेशा इंप्लीमेंट ही नहीं होता, तो मैकेनिज्म है ही नहीं इंप्लीमेंट होने वाला, तो राज्यों ने इसके लिए कोई तैयारियां की ही नहीं। कई सारे जो लोकल बॉडीज हैं उन्होंने, हर साल बारिश होती है, सिटीज डूब जाती हैं, और इसके पीछे बड़ी वजह क्या होती है, कचरे का क्लॉग कर जाना, जिसकी वजह से जो आपका वेस्ट है वो वेस्ट असल में आपके ड्रेनेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके राज्य में या आपके शहर में बाढ़ आती है, बल्कि आपके शहर में बीमारियां बढ़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आपके देश में और आपके शहरों में और आपके घरों के पास तब तक ऐसी बीमारियां पनपती रहेंगी। तो इन चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पहले अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटीज़ को पहचानें, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं, और एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ रिस्क मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट को शुरू करें। इसका मतलब ये है, हर म्यूनिसिपैलिटी में, हर लोकल बॉडी में वहाँ के हिसाब से आप एक डिसेंट्रलाइज मॉडल बनाओ, यानी उस जगह के लिहाज से और उस जगह के हिसाब से आप चीज़ें करो, जो कि बेहतर तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएगा। और देखा भी गया है कि जो आप टॉप डाउन अप्रोच रखते हो, उससे एक ही वन साइज फिट्स ऑल, वो यहाँ पर काम करती नहीं। तो इसलिए आपको अलग अलग ग्रुप्स को भी इसमें ऐड करना है लोकल लेवल पे। जैसे उड़ीसा का अर्बन फ्लड एंड वाटर मैनेजमेंट एक्शन प्लान है, जो एक बहुत अच्छा प्लान है, जिसके अंदर प्रिवेंटिव, प्रिपेटरी और रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी तीनों पर काम किया गया। आपने प्रिवेंट करने के लिहाज से भी तैयारी करी है, प्रिपरेशन के लिहाज से भी, और अगर फिर भी फ्लड आता है तो फिर रिस्पॉन्स भी आपका प्रिपेयर रहेगा। तो उन्होंने हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया हुआ है, पहले इक्विपमेंट वहाँ पर है इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए, जिसमें आप पहले से ही ड्रेनेज सिस्टम को डिसिल्ट करते हो, ताकि ये देख लो कि मानसून आने से पहले जो आपका ड्रेनेज है, जहाँ जहाँ से आपके जो सीवर और बाकी चीज़ें फ्लो करती हैं, क्या वो क्लियर है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हल्की सी बारिश होगी, सारे वो चोक कर जाएंगे और पानी शहरों में भर जाएगा, जिससे एक बाढ़ आ जाएगी। तो ब्लॉकेज क्लियर करना, जहाँ से आपका पानी निकलता है शहरों का, वो एरियाज क्लियर हैं या नहीं। आप जो पब्लिक बिल्डिंग है उसको आप इमरजेंसी शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ फूड सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ होंगी। ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं जोनल लेवल पे, जो देखते हैं कि 24/7 यहाँ पर क्या हो रहा है, दिक्कतें तो लोगों को नहीं हो रही, दिक्कतें हैं तो रिजॉल्व करने के ऊपर बात की जाए। हेल्थ मैनेजमेंट के लिए प्लान में आपको लार्विसाइड स्प्रेइंग, क्योंकि देखिए जब भी पानी जमा होगा तो मच्छर वहाँ फिर पनप जाएंगे, बीमारियाँ पनपेंगी, तो लार्विसाइड स्प्रेइंग और फॉगिंग की जाती है ताकि इन्फेक्शन मच्छरों से ना हो पाए पानी वहाँ पर रुकने की वजह से। और कम्युनिटी इन्वॉल्व की जाती है ताकि लोकल वॉलंटियर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी जोड़ा जा सके, ताकि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। अर्बन लोकल बॉडीज इसको ढंग से कर पाएं। इन सभी चीज़ों को उड़ीसा के अलावा बाकी राज्यों में भी, हर म्यूनिसिपैलिटी में। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है भाई, पहले पैसा, तो आपको करना पड़ेगा फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, और दूसरा कॉन्कॉमिटेंट ऑप्टिमाइजेशन, यानी रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं उनके परमानेंट खुद के ऊपर होने चाहिए, किसी पे निर्भर ना करें। फंड्स यूटिलाइजेशन भी एक मेजर कंसर्न है। तो आप पहली बात, फंड इकट्ठा करने के लिए लोकल बॉडीज के पास और ऑप्शंस होते हैं, जैसे पीपीपी मॉडल फॉलो कर सकते हैं, वो बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो जैसे आप देख सकते हो सूरत में किया जाता है, केरला में या इंदौर में, कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज ने अच्छे काम किए हैं। तो क्या वो उस तरह के तरीकों से हम अपने फिजिकल प्लान बना सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, ताकि जो सिविक वर्क है वो समय से पूरा हो सके। ठीक है, कई अर्बन फ्लडिंग को लेके फ्लो, इसकी बात की गई थी, फ्लो सिस्टम अडॉप्ट करने की, ताकि बेहतर तरीके से जो अर्बन फ्लड है मैनेज किया जा सके। लेकिन वो तभी बेहतर मैनेज होगा जब जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास फाइनेंसिंग कैपेसिटी हो, और परसिस्टेंट, खुद से सेल्फ रिलायंट वो हो जाएं, ताकि वो कंसिस्टेंटली क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर की, सर्विसेज की, और बेहतर प्लान बना के उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट भी कर पाएँ। जब ये बजटिंग ढंग से होंगी तभी जाकर हम बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम और ऑडिटिंग मैकेनिज्म लेके आ पाएंगे। सेंटर ने बोला है कि वो अर्बन फ्लडिंग को रिमूव करने के लिए स्कीम्स के थ्रू इंटरवीन करेंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनसून फ्लडिंग मिटिगेशन मेजर्स की, यानी क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, किस तरह के स्टेप्स लिए जाने चाहिए, वो जिम्मेदारी अर्बन लोकल बॉडीज़ की ही होती है और राज्यों की होती है। तो इसलिए केवल अगर केंद्र सरकार कुछ करेगी यहाँ, तो उस हद तक सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको बजटरी एलोकेशन पहले ही रखनी पड़ेगी, मॉनसून हिट करने से पहले ही,
और आपको प्रिपेयर्डनेस के लिहाज से हर इलाके को छांटना पड़ेगा और हर लोकल बॉडीज़ को उसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि बेहतर एक्शन प्लान आप बना सकें, ड्रेन क्लीनिंग कर सकें, डीसिल्टिंग कर सकें। ताकि ड्रेन क्लीनिंग और डीसिल्टिंग आपको प्रोएक्टिवली करनी पड़ेगी, यानी मानसून हिट करने से पहले नहीं। ये नहीं कि जब पानी चोक कर रहा है, जब कचरे ने पानी को चोक कर दिया, वो ब्लॉकेज कर दिया पूरे एग्जिट पॉइंट को और पानी शहर में भराया, तब आप काम करें। आपको पहले से एक्शन लेने पड़ेंगे। जो शहरों में एनक्रोचमेंट्स हुए पड़े हैं उनको हटाना पड़ेगा। जब तक आप एनक्रोचमेंट नहीं हटाओगे तब तक आपका स्टॉर्म वाटर बाहर नहीं निकल पाएगा। स्टॉर्म वाटर बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप कैसे अर्बन फ्लड को रोकोगे और उसकी वजह से होने वाली बीमारियों को भी कैसे रोकोगे। इसलिए नेसेसरी एक्शन पहले लेना पड़ेगा। पेड़ गिरे पड़े हैं, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। यानी आपको जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आ गई, आपको हर लिहाज से उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करके इन चीज़ों को रिजॉल्व कर पाओगे। चाइना का स्पॉन्ज सिटी मॉडल, ये बड़ा अच्छा मॉडल है जिसमें चाइना ने फोकस इस पर नहीं किया कि भाई हम कैसे बिल्कुल बाढ़ आने ही ना दें या पानी एंटर ही ना हो शहर में। इनका कहना है कि आप ड्रेनिंग पे फोकस करते हो, इंडिया ड्रेनिंग पे फोकस कर रहा है, इसके अलावा आप सोकिंग पर फोकस कर सकते हो। यानी जैसे आपने स्पॉन्ज देखा, स्पॉन्ज पानी को सोख लेता है। तो अगर आपके शहरों में इकोसिस्टम कुछ ऐसा है जहाँ पर आपने पेड़ लगाए हैं, पार्क्स बनाए हैं, वेटलैंड्स बनाए हैं, पेवमेंट अच्छी बनाई है जो परमिएबल है, यानी उससे पानी नीचे ज़मीन के अंदर रिस्क जा सकता है, तो वो एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पानी एक्स्ट्रा अगर आपके शहर में है तो वो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो उसको सोख लेगा। तो शहरों में क्यों नहीं छोटी मोटी शहरों में तो बाढ़ आती है, गाँव में बाढ़ क्यों नहीं आती? जब आप नॉर्मल फ्लडिंग की बात करो, वो नदियों से आती है, या जैसे शहरों का स्ट्रक्चर है वैसा वो वाली फ्लड क्यों नहीं आते वहाँ? वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ पे ज़मीन है, खेत हैं, पेड़ हैं, तो वहाँ चीज़ें पानी नेचुरली जो सिंक हो जाता है। तो क्या हम अपने शहरों को स्पॉन्ज सिटी मॉडल की तरह फॉलो कर सकते हैं जहाँ हम कम्युनिटी एंगेजमेंट करके बेहतर प्लानिंग के तहत ऐसा इकोसिस्टम बनाए अपने शहरों में जहाँ वो एक्सेसिव वाटर को सोख ले। तो हमें जितना वो ज़्यादा सोखेंगे उतना कम हमें ड्रेनेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो क्या हम वो सिस्टम अडेप्ट कर सकते हैं? अगर हम और हमारी यूएलबीज प्रायोरिटाइज करेंगी तो शायद हम ऐसा कर पाएंगे, अगर अदरवाइज इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम इंटर डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करें और ऐसे डिसीजंस लें ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ को फाइनेंस मिल सके, वो बेहतर प्लानिंग कर सके और बेहतर कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हम करें। अलग अलग सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स को लेकर आएँ, लोगों को बताएं कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी हक है। उनके साथ भी कंसल्टेशन हो ताकि दे फील द सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेट, सेंटर और यूएलबीज के अलावा सिविल सोसाइटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से लड़कर जीत पाएंगे। तो ये बात हो गई अर्बन लोकल बॉडीज और फ्लडिंग के बारे में। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो बात कर रहा है स्टूडेंट्स के बारे में। केवल एनरोल मत करिए पर उनको स्किल्स दीजिए। पेपर 2 के एजुकेशन के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब देखिए बात यह है कि भारत में एडमिशन सीजन स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे और कई सारे प्रोग्राम जिनमें कई सारे कोर्सेज बेचे जाएंगे, कई लोग एडमिट होंगे। लेकिन इतने सारे एडमिशन्स होने के बाद भी जो जॉब मार्केट है वो स्टैग्नेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट कुछ लोगों को ही मिलेंगी। क्यों ऐसा होता है? क्या वजह है कि डिग्रीज अब बहुत से स्टूडेंट्स ले रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ शहरों तक पहुंच चुकी हैं, गाँव तक पहुंच चुकी हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स, पर स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है और लोगों के अंदर एजुकेशन अब वो अटेन ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि स्किल नहीं है। आप इंग्लिश लिटरेचर से बीए कर रहे हैं और आपको एक लेटर लिखना नहीं आता। आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको एक्सेल शीट चलानी नहीं आती। आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको गद्य लिखना नहीं आता, या आपको एक बेसिक आपको एक नोटिस भी फ्रेम करना है तो वो आपको नहीं आएगा, आप ड्राफ्ट नहीं कर सकते। अब तो वो चीज़ें भी एआई से हो रही हैं। पर भारतीय एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां आपने इतिहास पढ़ा है और आपको बेसिक टाइमलाइन कुछ नहीं पता दुनिया इतिहास की, भारत की, आप 2 पेज नहीं लिख सकते खुद से इंडिपेंडेंटली। तो क्या वो शिक्षा सही में शिक्षा है? जहां आप साहित्य पढ़ रहे हैं, आपको साहित्य लिखना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता, तो आपने साहित्य पढ़ा, पेपर पास किया, बस ये उद्देश्य है। उस सिनेरियो में जो लोग एजुकेटेड होंगे तो वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं होंगे। यही दिक्कत भारत के साथ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, मॉस्पी का डेटा आया, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में बढ़ने वाली है। जितनी एजुकेशन लेवल बढ़ता है उतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में बढ़ जाती है। ये दिखाता है कि कैसे जो एकेडमिक अचीवमेंट है, जितने ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो उतने आपके बेरोजगार होने की संभावना भारत में बढ़ जाती है, जो एक पैराडॉक्स है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि भारत के टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में बहुत से लोग अब एजुकेशन अटेन कर रहे हैं। जो अगर कम पढ़ेगा कोई व्यक्ति तो कोई भी काम कर लेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ,
उस हिसाब से काम आपको मिल नहीं रहा, क्योंकि उस हिसाब से आपने डिग्री ले ली पर स्किल डेवलप नहीं किया, तो उस सिनेरियो में आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। और भारत में अभी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, उनके पास रिसोर्स का कॉन्स्ट्रेंट है, उनके पास इंडस्ट्री के साथ कनेक्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई अगर इंग्लिश में ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, बीए किसी ने कर रखा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो दैट ही और शी माइट बी इंटरेस्टेड इन समथिंग अराउंड जर्नलिज्म, या फिर लिखने में उनको इंटरेस्ट होगा। तो क्या किसी पब्लिशिंग हाउस या किसी जर्नलिस्टिक ग्रुप के साथ वो कभी कोई टाई अप करेंगे ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम? कोई आर्टिकल लिखेंगे, कोई पब्लिशिंग हाउस के लिए कोई कॉपी राइटिंग करेंगे? सब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो एलीट कॉलेज हेडलाइन बनाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी कॉलेजेस में होती ही नहीं है। कई इंस्टीट्यूशंस में केवल वो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, रियल वर्ल्ड स्किल पढ़ाते ही नहीं। चाहे आपको शेक्सपियरियन इंग्लिश पढ़ा दी, आप शेक्सपियर की किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक एक ईमेल लिखना नहीं आता। जो मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन आपने कर ली, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, तो क्या करोगे उसका जब आप उसको यूज ही नहीं कर पाओ? आपको वर्ड चलाना नहीं आता, आप साइंस पढ़ रहे हो पर आपको रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए इन डिग्रीज से करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं बनती, और एक ऐसा गैप है जो भारत के एकेडमिक कल्चर की कमियां दिखाता है, और दिखाता है कि भारत में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बजाय स्कॉलरशिप और एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस है। यानी हम रोट लर्निंग पर फोकस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि रियल वर्ल्ड में आप क्या सीख रहे हो। कई प्रेस्टिजियस कॉलेज भी ऐसे हैं जहां हायर एजुकेशन को सेलिब्रेट किया जाता है खुद में, लेकिन उसकी एम्प्लॉयबिलिटी, कि भाई ये काम करके कितनी नौकरी मिलेगी आपको, इसको ध्यान नहीं दिया जाता। आप पीएचडीज करके भी बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि आपके पास एक तो अपॉर्चुनिटीज कम है और दूसरे स्किल सेट उससे भी कम है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज और पीएचडीज को देखा जाता है कि वो इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट के लिए ही नहीं, बट जॉब मार्केट से बचने के लिए भी किया जाता है। अक्सर भारत में ये भी देखा जाता है। कई लोग पीएचडीज और मास्टर्स इसलिए कर रहे होते हैं कि जब तक वो पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं उन्हें जॉब नहीं करनी पड़ेगी, और इसी वजह से कई ऐसे साइकिल बन जाती है जहां वो जॉब मार्केट में उनको कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनके पास स्किल सेट नहीं है। वो उस काम को पूरा करके दोबारा पीएचडीज और पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही पढ़ाएंगे। यानी एक तरह से एक सी स्कीम चल गई कि भाई आपने जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई करी है उस सब्जेक्ट का करियर यही हो सकता है कि आप वो सब्जेक्ट और लोगों को पढ़ाएं, और जिन लोगों का पढ़ा हुए उनका भी करियर ये हो सकता है कि वो भी टीचिंग में लग जाए और वो और बच्चों को पढ़ाएं जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से चेन बन गई है। तो क्या इस तरह की चीजें जहां पर स्किल सेट जनरेट होने के बजाय बस एक लूप होल बना रहे हो आप, वो घूमता रहे, तो ये एक ही सिस्टम को परपेचुएट करता रहता है, और कई ग्रेजुएट उसी कॉलेज में पढ़ाते रहते हैं। फिर उनके बाद जो बच्चे आएंगे वो भी वहीं पढ़ाएंगे, जो लोग रह गए वो कुछ और काम करेंगे, बट प्राइमरी एम वही रहता है। तो ये एक तरह का आप देखते हो वो चेन वाली स्कीम बन गई कि एक से दो लोग जुड़ रहे हैं, फिर वो उसी काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हम स्किल सेट पर फोकस करें। अभी तक सरकार ने इसके ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं किया है। हालांकि अब आप देखिए स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए गए, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, लेकिन अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है। जब तक हमारे अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में रूट लर्निंग के बजाय प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम सही में इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। एआई और एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया जा रहे हैं कॉलेजेस में हर लेवल पर, लेकिन उनमें डेप्थ नहीं है। आपको वो करने के बाद ऐसा नहीं कि आप काम करने सीधे जाओगे तो आपको काम करने में सहूलियत होगी। जापान और चाइना का एग्जाम्पल लें तो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज के हिसाब से एजुकेशन को शिफ्ट किया है। उनको चाहिए अगर सेमीकंडक्टर्स पे रिसर्च होने वाला है तो वहाँ बच्चे, वहाँ की फौज तैयार है उसके लिए पढ़ने के लिए। जो वर्कफोर्स आपको जिस तरह का चाहिए वैसे अपने एजुकेशन का फ्रेम कर सकते हो। वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस दे सकते हो। बाद में वोकेशनल ट्रेनिंग को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसको आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। भारत में कोई व्यक्ति एकेडमिया और सोसाइटी में जब काम कुछ नहीं कर सके तब भाई हम वोकेशनल कर लेंगे, चलो कुछ तो मिल जाएगा, जबकि वोकेशनल को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि एक बड़ा वर्ग जो अभी तक आपके पास एम्प्लॉयड नहीं है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन में फोकस हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में फोकस हो, और डिग्रीज को वैल्यूएबल बनाया जा सके, ना सिर्फ एज अ टूल टुवर्ड्स अपवर्ड मोबिलिटी, बट वो इस चीज को पूरा भी कर पाए। अपवर्ड मोबिलिटी मतलब देखिए, आप जब पढ़ने जाते हैं ना, गांव से शहर की तरफ आते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप पढ़ के आप जब आप ज्यादा एजुकेटेड होंगे तो आपको बेहतर लाइफस्टाइल मिलेगा, पर जब आप पढ़ने के बाद जॉब ही नहीं कर पाओ, उतना पैसा ही नहीं कमा पाओ, आप बेरोजगार बैठे हैं, तो फिर क्या फायदा? वो मोबिलिटी जो आपको दिख रहा था मिलनी चाहिए वो मिलेगी नहीं। तो इसीलिए जरूरत है कि हम इन पे काम करें। अब इस आर्टिकल को पढ़ के ये लग सकता है कि शायद राइटर ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो, सब कोई फायदा नहीं है।
इनका कहना ऐसा नहीं है कि लिबरल एजुकेशन को या एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की इंसान ने अगर लिटरेचर या ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ी है तो क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता उनके पास नहीं होती। तो ये सब क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करना इंसान की प्रायोरिटी है। लेकिन उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट केवल उसी से अपना पेट नहीं भर सकता। तो आपको उसके साथ टेंजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स जिससे हो सके, जो आपको जॉब मार्केट में स्ट्रेंथ दे सके, आपको उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो डिग्री जो है वो केवल आपको डिग्निटी के लिए नहीं, आपको खास तौर पे इकोनॉमिक इंसेंटिव दिलाने वाली होनी चाहिए। प्रैक्टिकल स्किल जिसमें आप कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, बजटिंग, डेटा एनालिसिस, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेडिंग, टेलरिंग, हेल्थ सर्विसेज, इसको आपको डिग्री प्रोग्राम्स में ऐड करना पड़ेगा, ताकि बेहतर तरीके के साथ कोई ग्रेजुएट होकर निकले तो एटलीस्ट उनको ये चीज़ें पता हो, ताकि वो इसके हिसाब से जॉब ढूंढ सके। डॉक्टरल एजुकेशन को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ताकि पॉलिसी में, एनालिटिक्स में, कंसल्टिंग, डेवलपमेंट और इंडस्ट्री रोल में उनको काम मिल सके, ना सिर्फ एकेडमिया में। अभी आपने पीएचडी कर ली तो आप प्रोफेसर बनेंगे, टीचिंग करेंगे, लेक्चरर बनेंगे, बाकी सेक्टर्स में लिमिटेड ग्रोथ है। अगर आप साइंस के क्षेत्र से हैं तो रिसर्च का थोड़ा अपॉर्चुनिटी है, रेस्ट के लिए वो भी बहुत कम रह जाता है। तो दैट्स वाई वहाँ पे भी आपको जरूरत है कि पॉलिसी, एनालिटिक्स, इस पे फोकस करते हुए अपने जो पीएचडीज हैं उनको भी रिस्ट्रक्चर करें, उनके सिलेबस को, उनके करिकुलम को, और रिसर्च को भी प्रायोरिटाइज करें। भारत में रिसर्च अभी तक प्रायोरिटाइज नहीं की गई है, लोग उसमें कम इंक्लाइंड है क्योंकि वहाँ फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर भी फोकस करें। और इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज है वो तभी बढ़ेंगी जब आप और बेहतर तरीके के साथ इनको स्ट्रक्चर करेंगे, स्किल अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं, ताकि वो सरकारी नौकरी के अलावा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अलावा बाकी जगह भी फोकस करें। सिर्फ एनरोल नहीं करना है स्टूडेंट को, इक्विप भी करना है स्टूडेंट को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट जस्ट एनरोल बट इक्विप स्टूडेंट विद स्किल्स, ओनली देन दे विल बी एबल टू रिजॉल्व द कॉन्सेप्ट। और इसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखना चाहिए, जिससे आप लर्निंग और लाइवलीहुड दोनों चीजें कर पाए। तो अब मैं अगर आपसे आर्टिकल से पूछूं कि भाई मुझे बताइए अर्बन फ्लडिंग को लेकर क्या समस्याएं हैं, अर्बन फ्लडिंग क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे रिजॉल्व किया जा सके, जो सेंटर की एसओपी थी वो क्या थी इसको लेकर, उसके 3 स्टेप्स क्या थे, किन राज्यों ने कुछ सिस्टम अडॉप्ट किए हैं, क्या दिक्कतें स्ट्रक्चरल हो सकती हैं, ठीक है, अर्बन फ्लडिंग क्यों हो रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, लर्निंग को लेकर भारत में क्या समस्याएं हैं, एजुकेशन प्रोग्राम के 4 पॉइंट्स क्या आप उस पर लिख सकते हैं मेरे लिए। एंड देन जो हमने पहला आर्टिकल देखा है एक्सपोर्ट, भारत क्यों एक एक्सपोर्ट हब नहीं बन पाया, क्यों इंडिया चाइना को रिप्लेस करने में सफर कर रहा है, क्या पॉलिसी डिसीजन इंडिया को लेनी चाहिए उन चीज़ों पर आगे जाने के लिए। सो आई होप अगर आप इस पे 4 पॉइंट याद कर पा रहे हैं, मतलब वी हैव डन इट प्रॉपर्ली। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।